पूरे देश में चलाई जा रही मोदी सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उठा रहे हैं। ऐसे कहा राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा भागलपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे, जहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि देश में चलाई जा रही मोदी सरकार की योजना में सबसे अधिक योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के दरवाजे तक पहुंचा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासकर समझना चाहिए कि जब योजनाओं के लाभ एवं नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर मोदी सरकार चला रही है, तो कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहकर समाज का विभाजन कर रहा है, जहां सांप्रदायिकता के आधार पर देश को ध्रुवीकरण कर मतदान करना देश के लिए घातक है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राज्य और सरकार नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। बिहार एक राजविहीन राज्य है, जहां कानून की राज समाप्त हो गया है और भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, तीनों माफियाओं का राज पूरे सूबे में है। वहीं आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, लेकिन पुलिस भी असुरक्षित भाव से गुजर रही है। क्या कहा माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने, आइए सुनते हैं। रखा है जो समीकरण चला है उसकी छाप इन पर पड़ गई है और इनके डीएनए में हिंदू विरोध शामिल हो गया। इसलिए इसी कारण से इनका भी सामाजिक आधार अब समाप्त हो रहा है। जो भी पार्टी हिंदुत्व की अवधारणा से अपने आप को अलग करेगी वह भारत की राजनीति की परिधि से बाहर हो जाएगी। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने एक बात स्थापित कर दिया है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसी धर्म या किसी विचार को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, उसके विरोध में नहीं। लेकिन जो हिंदू विरासत, हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं का विरोध करेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसे राजनीति की परिधि से यानी राजनीति के खेल के मैदान से 12वें खिलाड़ी की तरह बाहर कर दिया जाएगा। अपने संगठन को दिन रात मजबूत कर रही है। हमारा सामाजिक आधार सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी होता जा रहा है। इसका प्रभाव सभी दलों पर पड़ रहा है और उस छटपटाहट में सभी दलों के भीतर एक सभी दल आंदोलित हो रहे हैं। उसी का परिणाम शायद जेडीयू भी है और उसी का परिणाम आप आरजेडी पर भी देखेंगे। यहाँ तक कि ओवैसी की भी पार्टी तेलंगाना में हमारे बढ़ते प्रभाव से छटपटा रही है, अपनी आवाज बदल रही है। ओवैसी का जो तीखापन था, अब वो सोच रहे हैं कि इस तीखापन से उन्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसे मुकाम को छू लिया है कि यह देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस बन गई है। इस देश की स्वाभाविक शासकीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है, जो एक समय 50 के दशक में कांग्रेस हुआ करती थी। आज पूरी तरह से बीजेपी ने विस्थापित कर दिया है। आज चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक प्रस्ताव पारित करके पार्लियामेंट में अपना काम समाप्त कर लिया था। वह भी प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पारित हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के बाद, हम सांस्कृतिक अस्मिता को प्राप्त करने के बाद, अपनी संप्रभुता की जो अस्मिता अधूरी है, इस अधूरापन में 370 को समाप्त किया। अब पूरी तरह से उस अस्मिता को प्राप्त करने के, संप्रभुता की अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा की है, हम पीओके को भी ले आएंगे। अब विपक्ष समय तिथि पूछेगा तो वो राम मंदिर की तरह ही उसे समय और तिथि बता दी जाएगी। जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और जिस व्यक्ति का भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संप्रभुता में योगदान, उसे जनता स्वतः स्वीकार करती है। किसी ने कोई आदेश नहीं दिया किसी को हटाने के लिए। श्रद्धा बढ़ती घटती रहती है और पंडित नेहरू के कार्यकाल में हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ और आप सबको मालूम होगा कि भागलपुर के हमारे पूर्वजों ने 1857 से लेकर 47 तक कितना त्याग किया आज़ादी के आंदोलन में। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फांसी की सजा से लेकर बलिदान से लेकर जेल जाने तक। और किंग एडवर्ड, जॉर्ज पंचम
क्वीन विक्टोरिया की प्रतिमाओं को नई दिल्ली की सड़कों पर लगा रहना और 1969 तक 47 से लेकर 69 तक जब नेहरू चले गए इंदिरा गांधी के कारण उस पर राज्यसभा में 19 अगस्त 1959, 30 मार्च 1966 और 5 मार्च 1969 को जब सवाल पूछे गए कि संप्रभुता का जो स्थान है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर और पिलर्स पर क्यों ब्रिटिश छाप और संकेत लगे हुए हैं, जिनके कारण जालियांवाला बाग कांड हुआ, जिनके कारण मतंगनी हाजरा शहीद हुई, जिसके कारण 12-13 वर्षीय रामानंद, हरगोविंद, सतीश प्रसाद, जगतपति जो पटना सचिवालय के सामने 7 बच्चे शहीद हुए, वो युवा नहीं थे, सभी 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र थे। उसमें 2 ही बच्चे 11वीं कक्षा के छात्र थे, शहीद हुए। WC आर्चर के कहने पर गोलियां चलाई गई। तो या अन्य राज्यों में छुट्टियों का जो एक विवेकीकरण रैशनलाइजेशन होता है, उस कमेटी ने रैशनलाइजेशन किया है और वो छुट्टी खत्म करने का कोई आम लोगों में विरोध नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि उसके आसपास छुट्टियां हैं और भगवान परशुराम को उत्तर प्रदेश में जितने महत्व के साथ योगी जी के आने के बाद उनकी जयंतियां और उनके उत्सव मनाए जा रहे हैं, वो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो सिर्फ छुट्टियां ही उसका समाधान नहीं है। छठ की छुट्टी, दुर्गा पूजा की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, ये कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जो हिंदू अस्मिता, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति की को पुनर्स्थापित करती है। इन छुट्टियों पर प्रहार करना और कुछ जयंतियों के संबंध में सोचना, दोनों में बुनियादी अंतर है। मुझे लगता है राज्य को कुछ जो हिंदू समाज के जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर किसी को भी प्रहार करने का अधिकार हिंदू समाज नहीं देगी, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, कोई दल का व्यक्ति हो, किसी विचार का व्यक्ति हो। हिंदू समाज अपनी अस्मिता को बचाना जानती है। वो भगवान राम मंदिर के उद्घाटन में आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने पालमपुर जो उसका नेशनल काउंसिल हुआ था उस समय से लेकर 1989 से लेकर 86 से ही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। 86 से लेकर एक मत से उसकी सरकारें गई, तब भी सरकारें आई, तब भी, यानी राजनीतिक उतार चढ़ाव से हमने संस्कृति को नहीं देखा। हमारी 5 सरकारों को अवैध रूप से हटा दिया गया था विवादित ढांचा गिरने के बाद। हम न्यायालय गए, हम सड़क पर आए, लेकिन हमने अपना विचार नहीं बदला। तो आज भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से स्वस्फूर्त हिंदू समाज सामने आ रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष उस उद्घाटन का विरोध कर रहा है, वे सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन का विरोध करते चलता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा निकाला, तिरंगा जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिपत्य में झंडा बनाया गया था आज़ादी से पहले 1931 में, जब तिरंगा यात्रा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं था। एक भी पार्टी का एक भी सदस्य, बीजेपी छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के किसी दूसरी पार्टी का सदस्य ने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा नहीं निकाला। संसद से निकले तिरंगा यात्रा का बायकॉट किया। वंदे मातरम जब होता है तो उस पर विवाद पैदा करते हैं। तो इस हिंदुस्तान को 47 से पहले की स्थिति में जो लोग रखना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता के स्वार्थ में, वे वंशवादी पार्टी हैं, जातिवादी पार्टी हैं, सांप्रदायिक पार्टी हैं। और इस तरह की संकीर्णताओं में जीने वाले के लिए सत्ता ही केंद्र होता है। इसके बारे में तो आप सबको जानकारी है, लेकिन जो मैं भागलपुर के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वो 2 यात्राओं में शामिल होने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अल्पसंख्यक समाज को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मोदी सरकार की योजनाएं सबसे अधिक उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं। कल उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन 5 लोगों को मैंने सांकेतिक रूप से गैस के कनेक्शन दिया, वो 5 ही कथित रूप से अल्पसंख्यक समाज के थे। दूसरे स्थान पर जिन 4 लोगों को दिया उसमें 3 अल्पसंख्यक समाज के थे। तो इस देश में जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन
कांग्रेस एवं उसके साथी दलों ने किया है और जो वे बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बहुमतवादी सरकार है, वह आरोप पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निराधार करती है। इसके साथ साथ बिहार, हिंदुस्तान और खासकर भागलपुर के मुस्लिम समाज को विशेष करके इस बात के लिए आत्मलोचन करना चाहिए कि जब योजनाओं का लाभ लें, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। किसे मतदान करें यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान करना इस देश के लिए घातक साबित होता रहा है और घातक साबित होगा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो लाभ मिल रहा है उसका एक प्रतिबिंब सामने आ रहा है। दूसरा, बिहार सरकार के दबाव में या जैसा अधिकारियों ने कहा, वे इस एक ऐतिहासिक यात्रा में जितना उत्साह के साथ उनको सहयोग करना चाहिए है नहीं कर रहे हैं। वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार का दबाव है। अब मैं एक राष्ट्रीय प्रश्न पर आता हूँ। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस देश को सम्मान के साथ समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया। सम्मान का दो अभिप्राय है। देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन तक योजनाएं और योजनाओं का लाभ सामंतवादी तरीके से नहीं पहुंचा है जो कांग्रेस पार्टी देती थी। वह एक बहुत ही सम्मानित तरीके से उनको पहुंचाया गया, यानी लाभार्थी के पास पार्टी के कार्यकर्ता, अधिकारी उनके घर पे दस्तक देने जाते हैं कि आपने कार्ड बनाया या नहीं बनाया, आयुष्मान कार्ड, आपको अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक यह। दूसरा, देश के बाहर जो भारत की आर्थिक प्रगति हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा जो प्रभाव डाला है, तो पहली बार आज़ाद भारत को पूरी दुनिया में एक सम्मानित स्थान मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती स्वाभाविक सहज तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उसी तरह माइक्रोन, मॉरिसन, जो दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, मोदी जी की तुलना हो रही है। उनके बीच में निर्णय की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक प्रतिबिंब है जो लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि विकास तभी संभव है जब समाज में स्थिरता हो। स्थिरता का मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ सरकार है, राज्य नहीं है। स्टेटलेस गवर्नमेंट है। सरकार दिखाने के लिए होती है कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये मंत्रिमंडल है, वो दिखाई पड़ रहा है। राज्य वह होता है जो संस्थाओं के द्वारा काम करता है और वह राज्य कानून और व्यवस्था लागू करता है। लेकिन इस बिहार पर भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया, इन 3 माफिया का राज चल रहा है और यह आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में देख सकते हैं। इसी कारण से आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, स्वयं पुलिस भी असुरक्षा की भाव से गुजर रही है। हाल में एक जिले में आपने सुना होगा, जब पुलिस अधिकारी शराब के ठेके पर गए, अवैध शराब पर, उन्हें ही गोली मार दी गई। जिस राज्य में सुरक्षा कर्मी ही असुरक्षित हो जाएं और राज्य सरकार असहाय दिखे, उसे ही राज्य विहीन सरकार कहते हैं। बिहार की इस दुर्गति के लिए यह गठबंधन जिम्मेदार है और ये इस गठबंधन के पास अब नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए वो जाति, संप्रदाय, अन्य मुद्दों को बार बार सामने लाकर इस और उस तरह से लोगों को भटकाना चाहती है, लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है।
शिक्षा के सभी केंद्र आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं या स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, शिक्षकों की अनुपस्थिति रह रही है और विद्यालय को ठीक करने की जगह, शिक्षकों की नियुक्तियों को ठीक करने की जगह बिहार की सरकार के पाठक हिंदू की छुट्टियों की कटौती कर रहे हैं। यानी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि में ये सरकार चल रही है।